अच्छा सुनो, हेडिंग लिखो, लिखो फंक्शंस। फंक्शंस अभी अगले 10-15 मिनट तक बहुत ध्यान से एक एक छोटा छोटा चीज है उन सबको सुनना, और फिर धीरे धीरे करके हम फंक्शन के पास पहुंचेंगे। फंक्शन टू बी ऑनेस्ट बहुत आसान है अगर आपका सारा फंडामेंटल्स क्लियर हो, और फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक अगर आपका फंडामेंटल्स वीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीज है जो वैसे 11 में आप पढ़ के आते हो, बट मैं ऐसा ज्यूम करके चलूंगा कि आपको याद नहीं है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल आप देखो एक एक करके, मैं पहले समझा देता हूँ फिर ऐसे रीड करवा दूंगा। इंटरवल का मतलब होता है नंबर लाइन का सबसेट। ठीक है, समझना ध्यान से, सबसेट ऑफ आर या सबसेट ऑफ नंबर लाइन, इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरवल। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा और फील लेते हैं अच्छे से। इंटरवल, अगर मैं नंबर लाइन का बात करूं तो वो नंबर लाइन इस टाइप से होगा मेरे ख्याल। ठीक है, कि किसी एक पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा हो, किसी एक पॉइंट इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा हो। आप इस पूरे नंबर लाइन का ओवरऑल अगर कोई छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल ले, तो मान लो कि जैसे आप ये वाला 2 है और ये वाला 7, मान लो कि आप एक टुकड़ा 2 से लेके 7 तक का पूरा काट के उठा ली, और आपने बोला कि मेरे को 2 लेना है, 7 लेना है, और उसके बीच में आने वाला सारा नंबर लेना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आप इनइक्वालिटी का नोटेशन यूज कर सकते हो। वो नोटेशन ऐसा होगा कि 2, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि सबसेट ऑफ आर या फिर सबसेट ऑफ नंबर लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरवल। इंटरवल का टोटल 4 या 5 टाइप होता है, मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है कि अगर सपोज करो कि आप 2 से स्टार्ट करते हो और 7 पे जाके खत्म करते हो, एंड यू प्लान टू टेक एवरीवन, 2 को भी लेने का मन है आपका, 7 को भी लेने का मन है आपका, और आप उसके बीच के सारे नंबर्स को भी लेना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो ऐसा आएगा कि 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7। और इसका मीनिंग बेसिकली होगा कि 2 लिया आपने, 7 लिया आपने, और इसके बीच का जितना नंबर्स है उसमें से भी किसी को भी नहीं छोड़ा, आपने सबको ले लिया। ठीक है, और इसी को यदि आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट 2 और फिर 7 यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एस। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने 2 को इन पर्टिकुलर लेना ना चाहो, बाकी आप बोलो कि 2 के बाद जो भी कोई आएगा सबको लेने का मन है मेरा, और 7 को भी लेने का मन है मेरा। तो उस केस में जो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, वो 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7 टाइप का हो जाएगा। और जब आप इसको ब्रैकेट के नोटेशन में चेंज करोगे तो 2 पे रहेगा राउंड ब्रैकेट और 7 पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट। उल्टा भी हो सकता है, मानो कि 2 का लेने का मन है आपको और 7 को आप छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ, 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 7, और ब्रैकेट्स के हिसाब से राउंड 2, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 7 ऐसा। मतलब 2 पे स्क्वायर अगर 2 को इंक्लूड करना है तो, और 7 पे राउंड अगर 7 को छोड़ना है, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर ये दोनों को ले लिया, इसमें एक को लिया एक को छोड़ा, और इसमें सपोज करो कि दोनों को छोड़ने का मन है। मान लो कि आप 2 को भी रखना नहीं चाहते हो, 7 को भी रखना नहीं चाहते हो, बीच के नंबर्स को आप लेना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 लेस देन एक्स लेस देन हाउ मच 7, और इंटरवल के हिसाब से क्या हो जाएगा 2, 7, और दोनों पे एक तरीके से राउंड हो। क्लियर मेरे ख्याल में, ये सारा का सारा इंटरवल्स। इनके अलावा और एक आध इन्फिनिटी से रिलेटेड इंटरवल्स हैं, उनको भी दिखा देता हूँ, ये सारा पढ़ा दिया मैंने आपको। हाँ, कुछ ऐसा सीन्स है, इनको देखो, जिसमें इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व होता है। मतलब अभी तक तो मैं आपको दिखा रहा था कि 2 नंबर को लेना है, छोड़ना है, और उनके बीच के नंबर्स को लेना है, उस टाइप का सिचुएशन। और कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व होता है। अब सपोज करो कि एक कोई रैंडम नंबर है, जैसे मान लो कि ऐसे कहीं लिखा हुआ कि एक्स ग्रेटर देन 5। अब एक्स ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा कि 5 को छोड़ दो, लेकिन 5 के बाद 5 के बियॉन्ड जितना भी नंबर आता है नंबर लाइन पे सबको ले लो। तो अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो इंटरवल में इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप, कि 5 और उसके बियॉन्ड का सब कुछ लेना है। और सिंस 5 पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट नहीं है, मतलब राउंड ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। क्लियर है मेरे ख्याल में। अगर यहीं पे सपोज करो कि ऐसा होता कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता, तो इंटरवल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो जाता, स्क्वायर ब्रैकेट 5 से लेके इन्फिनिटी तक, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहीं पर आप ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन भी फेस कर सकते हो। मान लो कहीं पर एक्स लेस देन 7 लिखा हो, तो इसका इंटरवल इंटरप्रिटेशन क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से लेके 7, 7 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए राउंड ब्रैकेट। ठीक है, फिर सपोज करो कि कहीं लिखा हुआ है कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7,
इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 और 7 पे स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे राउंड ब्रैकेट, इस तरीके से। ये अलग अलग टाइप का समझो कि इंटरवल का इंटरप्रिटेशन है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा एक सीन और है कि सपोज करो जैसे जो रियल नंबर लाइन है हमारा पूरा का पूरा नंबर लाइन, ठीक है, उसको भी आप अगर चाहो तो आप इंटरवल नोटेशन में लिख सकते हो। और कैसे लिखोगे उसको, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं अप्लाई कर सकते हो। इन्फिनिटी इज जस्ट आइडिया, वो कोई नंबर वगैरह है नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब जितना बड़ा नंबर आप सोच पाओ, लेकिन दुनिया में कोई एंड तो है नहीं कि यहाँ जाके नंबर खत्म हो जाएगा, तो यही सबसे बड़ा आदमी। आप जो भी सोचोगे उसमें इफ आई ऐड 1 तो मेरे को आपके सोच से बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जस्ट आइडिया है, इसका कोई रेलिवेंट वैसे वैल्यू हमारे पास में है नहीं। इसीलिए कभी भी इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, इन दोनों पे ही हम कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई नहीं करें। क्लियर मेरे ख्याल में। तो यहां तक तो हो गया कि इंटरवल का क्या मतलब होता है, कैसे होता है। इसके बाद हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन का बेसिकली हमारे लिए मैं बोलूंगा कि तीन डेफिनेशन हो। डेफिनेशन तो वैसे एक ही होता है, लेकिन तीन अलग अलग टाइप का सिचुएशन हम फेस करेंगे, तो मैं आपको इसको तीन वे से बताऊं, और वो तीनों वे से ही आपको जो वो डेफिनेशन याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। सपोज करो कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू लेट्स से x कॉमा y कॉमा z। कैन यू टेल मी सिचुएशन में कि a इंटू बी क्या होगा। बोलते चलो, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बोलो। 1 कमा x, 1 कमा y, और बोलो 1 कमा z, और बताओ 2 कमा x, 2 कमा y, 2 कमा z, और बोलो 3 कमा x, 3 कमा y, 3 कमा z। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा सब। अब इसमें से आप बहुत सारा सबसेट निकाल सकते हो। ओवरऑल कितना सबसेट निकाल सकते हो बताओ। तीन तीन, तो यहाँ पे शायद 9 एलिमेंट आया होगा, तो टोटल आप कितना सबसेट निकाल सकते हो, 2 टू द पावर 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 512। मतलब गिवन a इंटू बी का आप 512 अलग अलग सबसेट निकाल सकते, चलेगा। अब हम 512 सबसेट तो नहीं निकालेंगे, दो चार्टों में निकाल के रखता हूं, ठीक है। इसको आप देखना ध्यान से। सबसे पहला सपोज करो कि R1 में आई विल टेक 1 कमा x, 2 कमा y एंड 3 कमा z, ठीक है। R2 में आई विल टेक 1 कमा x, 2 कमा x एंड डन, या साथ में एक और ले लो, चलो 2 कमा y ले लो एंड 3 कमा z, ठीक है। R3 में लेट मी टेक 1 कमा x, 2 कमा y, डन, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूं, उन कंडीशंस के बारे में ध्यान से सोच। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ये हो गया हमारा एक सेट, ये भी हो गया हमारा एक सेट, ये हो गया इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी सबसेट अगर आप निकाल के देते हो, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी आप सबसेट डेवलप करते हो, तो उन सारे के सारे सबसेट को बहुत फंडामेंटली क्या बोला जाएगा, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एनी सबसेट टेकन आउट फ्रॉम ए इंटू बी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशन फ्रॉम ए टू। ये तो हम लोग को याद है, ठीक है। तो R1 भी अपने आप में a इंटू बी का सबसेट है, R2 भी अपने आप में a इंटू बी का सबसेट है, और R3 भी अपने आप में a इंटू बी का सबसेट है। तो ये वाला भी रिलेशन है, ये वाला भी रिलेशन है, और ये वाला भी रिलेशन, ठीक है। अब लेकिन अब थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, जैसे क्लास 9 वाइन की अगर मैं बात करूं, तो आप रिकॉल करोगे ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता था, बताओ मेरे को। हाँ, तो ट्राइंगल का मीनिंग बताओ। तीन साइड वाला फिगर, ठीक है ना। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग बताओ। मतलब तीन साइड हुआ तो ट्राइंगल बोलना है, लेकिन वो तीनों साइड आपस में अगर इक्वल हो गया तो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप क्या बोलने लगते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि a इंटू बी का आप जो भी सबसेट निकालोगे ना, वो रिलेशन तो पक्का हो, ये तो बाई डिफॉल्ट उसको मिल जाएगा। अभी रिलेशन लेकिन कुछ अगर स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल करने लग गया, ठीक है, वो स्पेशल कंडीशंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर उन स्पेशल कंडीशंस को आपका रिलेशन फुलफिल करता है, तो उस रिलेशन को यू कैन कॉल इट एज अ फंक्शन, ठीक है। अब वो स्पेशल कंडीशंस क्या है, तो स्पेशल कंडीशंस ये है, देखो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका आपने डेवलप करा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो लेफ्ट वाला सेट था, यानी कि फर्स्ट वाला जो सेट था, उस सेट का सारा एलिमेंट, उस सेट का
सारा एलिमेंट एक एक ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए और एग्जैक्टली एक एक ऑर्डर्ड पेयर में ही प्रेजेंट होना चाहिए। दो कंडीशन है जिसको हम अवॉइड करने या ट्राई करेंगे कि इसका कोई भी एलिमेंट मिस ना हो और इसका कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर मेरे रिलेशन के अंदर में इसका कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का, याद रखना कि मैं बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, बी को जो करना है करे, मतलब कोई छूट जाए, कोई दोबारा आ जाए, कोई तिवारा आ जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आप डेवलप करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपका फर्स्ट सेट होगा उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। और आपके रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट अगर एग्जैक्टली एक एक बार आ रखा है, उस टाइप के रिलेशन को आप बोलोगे फंक्शन। और एग्जैक्टली एक एक बार आ रखा है इससे मैं मीन कर रहा हूं कि इस वाले कलेक्शन में से कोई लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए और इस वाले कलेक्शन में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप एक एक करके देखो, जैसे R1 को देखो तो R1 के अंदर में ये 1 एक बार आया, ये 2 एक बार आया और ये 3 भी मेरे ख्याल में एक बार आया। तो इसमें से कोई छूट रहा है, आंसर इज नो, सब लोग प्रेजेंट है। कोई रिपीट हो रहा है, आंसर इज नो, सब लोग एग्जैक्टली एक एक बार प्रेजेंट। तो ये वाला जो R1 का कलेक्शन है इसको आप रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हो और इस चीज को आप फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी बोल सकते हो, दोनों चीज चले। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिलेशंस दे आर कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शन। लेकिन आप R2 को देखो एक बार, तो R2 में यू विल रियलाइज कि ठीक है 1 2 3 तीनों आदमी एक एक बार आ तो रखा है, लेकिन 2 के साथ में समस्या है कि वो 2 बार रिपीट हो गया है। आया बात समझ। तो इस टाइप का रिलेशन इट विल जस्ट बी अ रिलेशन बट इट विल नॉट बी अ फंक्शन। अगेन आप R3 को देखो तो R3 में यू विल सी कि 3 आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन तो है, सिंस इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम ए इनटू बी, तो रिलेशन तो ये है, लेकिन ये भी फंक्शन नहीं हो। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये वाला भी रिलेशन है लेकिन क्या नहीं है बताओ, फंक्शन। अब आप एक बार इस डेफिनेशन को ऑफिशियली पढ़ो। एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is called a function if all the elements of A appears as a first component in the ordered pairs of relation exactly once। मतलब nobody should be left out and nobody should be repeated, ठीक है। तो अगर कोई लेफ्ट आउट नहीं रहा, कोई रिपीटेड नहीं रहा, तो उस टाइप के रिलेशन को आप चेंज करके नया नाम क्या दे सकते हो, फंक्शन। लेकिन अगर कोई रिपीट हो गया फर्स्ट सेट में से, या अगर कोई फर्स्ट सेट में से लेफ्ट आउट रह गया, उस केस में आप उस क्या बोलोगे, रिलेशन। इट विल नॉट बी अ फंक्शन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। क्लियर है मेरे ख्याल में डेफिनेशन। एक इससे रिलेटेड एग्जांपल भी मैंने लिया है, देखो आप यहाँ पे, जैसे a इक्वल्स टू यहाँ पर लिया हुआ है ए बी सी डी ई, बी इक्वल्स टू लिया हुआ 1 2 3 4 5 और a इंटू बी मान लो कि कुछ ना कुछ आया होगा। a इंटू बी में से मान लो कि मैंने ये R1 पिक किया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में देखो कि a आया एक बार, b आया एक बार, c आया एक बार, d आया एक बार और e आया एक बार, तो इसको फंक्शन बोलेंगे। फिर मान लो कि R2 को देखो तो a शायद 2 बार आ गया, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। R3 को देखोगे तो e वाला पार्ट नहीं आ पाया, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। फिर आप R4 को देखोगे तो क्या बोलोगे बताओ, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई भी आया। नहीं, उस वन से कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया कि डी के साथ में जो 20 दिया हुआ है वो बी से बाहर, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली फर्स्ट कंपोनेंट सारा का सारा फर्स्ट सेट में से आना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आना चाहिए, सेकंड सेट के अंदर से आना चाहिए। तो इसमें ये डी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, इसी का एक और क्या होता है आपके, जैसे मैं अपने वाली सिचुएशन का बना लेता हूँ, ज्यादा इजी होगा। इसका एक कभी कभार आपको एमसीक्यू वगैरह में ऐसा भी बनाया हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे R1 के लिए मैं अगर सपोज करूँ कि वेन डायग्राम जैसा कुछ अगर बनाऊं, मानो कि ये A है, ये B है और A के अंदर में हम क्या क्या डालेंगे बताओ, 1 2 3, B के अंदर में क्या क्या डालेंगे, एक्स वाई और Z, ठीक है। मैं इसको 3 बार बना लेता हूँ, A B, 3 नंबर पे फिर से A और लेट्स B, ठीक है। 1 2 3 एक्स वाई Z, यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर भी एक्स वाई Z। फर्स्ट रिलेशन को अगर मैं इस तरीके से एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 1 किससे कनेक्टेड है बताओ, x, 2 किससे कनेक्टेड है, y, 3 किससे कनेक्टेड है, z। सेकेंड वाले में 1 किससे कनेक्टेड है, बोलो, x, 2 भी किससे कनेक्टेड है, x, 2 फिर से किससे कनेक्टेड है, y, 3 किससे कनेक्टेड है, z। थर्ड वाले में क्या हो रहा है बताओ, 1x और 2y और 3 का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्वियसली ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन नहीं। कभी भी इस टाइप का एरो डायग्राम बनाया हुआ आपको मिले ना, तो उसमें फिर सोचने का तरीका आप दिमाग में ये रखना कि किसी भी एक एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट में से 2 एरो नहीं निकलना चाहिए।
नहीं तो फिर वो ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 कनेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। बट आपको क्या कि इन सारे एलिमेंट का कितना कनेक्शन चाहिए, एक एक कनेक्शन ही चाहिए। और कोई ऐसा एलिमेंट भी ना हो जिससे एरो ही नहीं निकला है। एरो नहीं निकला तो मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, किस बेचारे का कनेक्शन ही नहीं। आया बात समझ। तो फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट में से एरो निकलना पड़ेगा। और एग्जैक्टली कितना कितना एरो निकलना पड़ेगा, एक एक एरो निकलना पड़ेगा। सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, एक बार और बोलता हूं। फंक्शन बनने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला सेट है उसका सारा एलिमेंट यूटिलाइज होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, और कितने कितने बार यूटिलाइज होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एक बार यूटिलाइज होना चाहिए। कोई अगर छूट गया आउट ऑफ द फर्स्ट सेट तो भी फंक्शन नहीं होगा, और कोई अगर रिपीट हो गया आउट ऑफ द फर्स्ट सेट तो भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और मैं सेकंड सेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं यहाँ। सेकंड सेट का कोई छूटे, कोई 2 बार यूज हो जाए, कोई 3 बार यूज हो जाए, सब चलेगा। चलेगा मेरे ख्याल में, क्लियर है। मैं ऐसे ही रैंडम एक एरो डायग्राम बना रहा हूं, आप जज करना कि ये फंक्शन है कि नहीं आपके हिसाब से। मानो कि ऐसा है, कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स है यहाँ। एलिमेंट्स का नाम नहीं दे रहा हूँ, आप बस ये सोचो कि ये इससे कनेक्टेड है, ये भी उससे कनेक्टेड है, ये भी उससे कनेक्टेड है, ये भी उससे कनेक्टेड। ये फंक्शन होगा आपके हिसाब से कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इन सारे में से तो एक एक एरो ही निकल रहा है, और जो भी एरो निकल रहा है मतलब कोई छूट भी नहीं रहा है, सब में से निकल भी रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से फंक्शन। क्लियर है, ठीक। अब ये वाला चीज डन। अब इससे रिलेटेड ना बहुत सारा लिटरेचर है। ठीक है, कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, उन सब चीज को भी बहुत ध्यान से समझ ले। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक बार मेरे को बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से कौन से टाइप के रिलेशन को आप फंक्शन डिक्लेयर करो जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में एग्जैक्टली एक एक बार आया रहेगा। कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड मतलब कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट में से छूटना नहीं चाहिए, और कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट में से रिपीट नहीं होना चाहिए। छूटा तो भी फंक्शन नहीं है, रिपीट हुआ तो भी फंक्शन है, चलेगा। अच्छा, अब लिटरेचर सुनो क्या है। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। जैसे मानो कि आप इसमें देखो कि ये वाले को अगर मैं सेट ए बोल दूं और ये वाले को मैं सेट बी बोल दूं, तो इसको लिखते समय ऐसे लिखेंगे, फंक्शन डॉट डॉट ए एरो बी। पढ़ा ऐसे जाता है कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ते हैं बताओ, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि फंक्शन ए टू बी, एंड पढ़ा जाता है कि एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इफ एफ इज अ फंक्शन एंड ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। ये नया टाइप का एक मतलब समझो कि नाम है। अब जैसे आप मानो कि R1 को देखो यहाँ, अब रिकॉल करो कि R1 फंक्शन था कि नहीं था। R1 फंक्शन था, और R1 के अंदर में एज यू कैन क्लियरली सी कि a कमा 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 के अंदर है कि नहीं है बताओ, है। और R1 अपने आप में क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर a कमा 1 इज अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर फंक्शन को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहलाएगा सेकंड कंपोनेंट का प्री इमेज। क्या कहलाएगा बताओ, सेकंड कंपोनेंट का प्री इमेज। और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट का आप क्या बोलोगे, इमेज। फर्स्ट कंपोनेंट प्री इमेज, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, इमेज, एक दूसरे का। क्लियर है मेरे ख्याल में। अगर ये क्लियर है तो ऐसे मैं पूछूंगा आपसे कि कौन किसका इमेज प्री इमेज, तो आप बताते जाए। ये दोनों तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें इमेज प्री इमेज का लॉजिक अप्लाई ही नहीं होगा। अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 1 का इमेज कौन है, 2 का इमेज कौन है, 3 का इमेज कौन है, Z का प्री इमेज कौन है, Y का प्री इमेज कौन है, X का प्री इमेज कौन है। ये चीज क्लियर होना चाहिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इमेज प्री इमेज वाला बात समझ में आ गया मेरे ख्याल में आपको। ठीक है, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी, डन। उसके बाद में एक चीज आता था कि डोमेन बोल के कुछ समान होता था, और रेंज बोल के कुछ समान होता था, और कोडोमेन बोल के भी कुछ समान होता था। ये ऑलरेडी हम कहां पढ़ चुके हैं बताओ, रिलेशंस में पढ़ चुके हैं। आज मैं एक बार और आपके लिए रिपीट करूं। यहां पर भी मोटा मोटा डोमेन का, रेंज का और कोडोमेन का अंडरस्टैंडिंग सेम टू सेम है। डोमेन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स, रेंज का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, एंड कोडोमेन का मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां से ये निकला है उसका सेकंड वाला सेट। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से समझने के लिए लेट मी टेक वन एग्जांपल। मानो कि ऐसा कोई सिचुएशन ए बी, लेट्स टेक 1 2 3 4 5 हियर, लेट्स टेक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मान लो कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, कहीं पे 9 होगा, डॉट डॉट डॉट, कहीं पे 25 होगा, एक 16 भी बीच में ले लो कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, और डॉट 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 सारा नेचुरल।
इसमें सारा नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ ये वाला नंबर्स है। एंड लेट मी डिफाइन वन फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू, इस तरीके से। और कनेक्शन को मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं कि ये सारा नंबर्स अपने अपने स्क्वायर वैल्यू से कनेक्ट करेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो 1 किससे कनेक्ट करेगा बताओ? 1 से। 2 किससे कनेक्ट करेगा? 4। 3 किससे कनेक्ट करेगा? 4 किससे कनेक्ट करेगा? 5 किससे कनेक्ट करेगा? 20। अब इस सिचुएशन में पहले आप ये जज करो कि ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं। हाउ कैन यू बी श्योर कि ये फंक्शन है? एक है तो सारा एलिमेंट के पास कनेक्शन है, और इंडिविजुअली सबके पास में एक एक कनेक्शन है, कि कोई ऐसा आदमी भी जिसके पास 2 कनेक्शन? सबके पास में एग्जैक्टली एक एक कनेक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में? सबके पास में एग्जैक्टली कितना कितना कनेक्शन है? एक एक। अब इस सिचुएशन में आई नीड टू जज कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन। अभी देखो फंक्शन को बनने के लिए, फंक्शन को फंक्शन बनने के लिए वहीं पर ये मैंडेटरी क्राइटेरिया कि फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट यूज होना चाहिए। तो व्हेन यू विल कलेक्ट ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट सेट कंप्लीटली मिल जाएगा उसको। लाइक रिलेशन के टाइम पर इट वाज नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट आना चाहिए कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन फंक्शन के टाइम पर तो इट इज मैंडेटरी कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर में आना ही चाहिए। तो फंक्शन के केस में डोमेन का मतलब हो जाएगा पूरा फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन के टाइम पर इट वाज जस्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, लेकिन फंक्शन के टाइम पर इट विल बी द कंप्लीट फर्स्ट सेट। ठीक है। रेंज का डेफिनेशन क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स। तो सेकंड कंपोनेंट में तो मैंडेटरी नहीं है ना कि सेकंड सेट का सारा एलिमेंट यूज हो रहा होगा। तो यहां पर केवल जो एलिमेंट्स यूज हो रहा है ना, उसका कलेक्शन ही आप समझो कि आपका रेंज है। ये मैं येलो से जिसको जिसको सर्कल कर रहा हूं, इन सारे का जो कलेक्शन है, ये और ये, इन सारे का कलेक्शन को आप कह सकते हो कि ये रेंज। ठीक है। तो यहां पर कैन यू टेल मी कि डोमेन क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से सोचोगे तो 1 2 3 4 5, और फंक्शन के टाइम पर इट इज क्वाइट ट्रिवियल कि मतलब हर बार ये पूरा फर्स्ट सेट आ ही जाएगा, मतलब कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं उसमें से, क्योंकि छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। आया बात समझ? तो इसमें डोमेन को इतना खोजने का दरकार नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से कि फर्स्ट सेट जो भी है कंप्लीटली वो पूरा का पूरा सेट क्या होगा आपका? डोमेन। रेंज लेकिन क्या है कि पूरा हो भी सकता है, पूरा नहीं भी हो सकता। यहां पर इस एग्जांपल में रेंज कितना है बताओ? रेंज है आपका 1 4 9 16 25, विच इज ऑब्वियसली नॉट द कंप्लीट सेकंड सेट। ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा बताओ? कोडोमेन अभी भी सेम डेफिनेशन कि जो भी ये सेकंड सेट था ना, वो पूरा का पूरा सेट ही जो है वो कोडोमेन रहेगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। डोमेन का मीनिंग बताओ। डेफिनेशन वाइज सोचे तो कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स, लेकिन फंक्शन के अंदर में इट इज मैजिकल थिंग कि मतलब क्या है कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट का सारा कंपोनेंट को आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कंप्लीट फर्स्ट सेट विल बी कॉल्ड एज डोमेन इन केस ऑफ फंक्शन। रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, तो वो तो मैनुअली हमको चेक करना पड़ेगा। और कोडोमेन का मतलब वो जो सेकंड सेट है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट वो वाला। चलेगा मेरे ख्याल? क्लियर है? तो यहां पर आप समझो कि आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला अंडरस्टैंडिंग है ना फंक्शन, वो खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन का डेफिनेशन आता है इक्वेशन वाला डेफिनेशन। कौन सा डेफिनेशन बताओ? इक्वेशन वाला। इसमें भी इट इज वेरी सिंपल। लेट मी शो यू सम इक्वेशंस। मान लो कि एक आप इक्वेशन ऐसा ले लो कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक आप ले लो y इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। एक आप ले लो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। ठीक है। ध्यान से सोचो। इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दो तीन कॉमन प्रॉपर्टी है, दो तीन थोड़ा सा ऑपोजिट प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सारे के अंदर में यू कैन सी कि कितना वेरिएबल है बताओ? 2। ठीक है। दोनों वेरिएबल का नाम क्या क्या है? x और y। और अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड हम हमेशा x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बताओ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल? उसका वैल्यूज आप अपनी मर्जी से खुद चूज कर सकते हैं, जो वैल्यू आपका मन में आएगा आप उसमें बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या है कि इसमें 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 एक खास चीज है जो अलग है। क्या अलग है आप देखना ध्यान से। इस इक्वेशन में टेल मी अ फ्यू वैल्यूज ऑफ x, आपके हिसाब से जो मेरे को पुट करना चाहिए। इस सिंपल लेते हैं, मान लो कि 0 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है ना? या 0 और 1 ही लेते हैं। मान लो कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। 0 जब आप इसमें डालोगे तो y कितना आएगा बताओ? 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, सॉल्व करने पर विल बी 1। और 1 डालने से क्या होगा बोलो? y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो आई थिंक 5।
ठीक है। इसमें भी आप 0 और 1 डालो तो y इक्वल टू 0 डालने से क्या है 5 प्लस 0 5, और y इक्वल टू 1 डालने से क्या आएगा 5 प्लस 1 6। इसमें 0 डालने से क्या होगा देखो 4 माइनस 0 4, सो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। और इसमें भी अगर आप 1 डालते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। आया समझ। अभी इसमें आप कोई भी x चूज कर लो, मैंने दो x के थ्रू आपको दिखाया है 0 के लिए और 1 के लिए, लेकिन आप दुनिया का कोई भी x उठा के अगर इस वाले इक्वेशन में डालते हो ना, तो हर बार x का वैल्यू बिठा लेने के बाद में सॉल्व करने के बाद में y का आपके पास में एक ही आंसर आएगा। वट एवर एक्स यू पुट डजेंट मैटर। ठीक है। इसमें भी कोई भी x उठा के डाल दो, फिर y के लिए उसको सॉल्व करो, एंड लास्ट में यू विल सी कि y का एक ही आंसर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वन x दैट यू हैव पुट इन द इक्वेशन। ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन का बिहेवियर वैसा नहीं है। इसमें एक x डालने से आंसर में कितना y मिल रहा है आपको 2y मिल रहा है। ठीक है। तो इसको यदि आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो इस इक्वेशन के रिजल्ट्स, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का मिलेगा सोचो। जैसे 0,1 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, फिर मेरे ख्याल में 1,5 एक और ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ऐसे कर करके ऑर्डर्ड पेयर बनता जाएगा। और उस ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन में आप सोचो एक बार कि कोई रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको इसमें फर्स्ट कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी भी एक x के वैल्यू के लिए 2y तो मिलेगा नहीं। तो नन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज गोइंग टू हैव फर्स्ट सेम कंपोनेंट या सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मैं एक बार फिर खुद को रिपीट कर रहा हूं, किसी भी x को डालने से y का दो आंसर इसमें नहीं आ रहा मेरे पास में, तो जब मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं दिखेगा मेरे। आया बात समझ। इसमें भी वैसे ही हो, इसमें भी क्या क्या आ रहा है सोचो 0,5 फिर 1,6 एंड इट विल गो ऑन, और पूरे कलेक्शन में आई विल फाइंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर आपका सोचो एक बार। इसमें मेरे ख्याल में फर्स्ट केस से आप सोचो तो 0,2 आ जाएगा एक, और एक क्या आ जाएगा 0,-2। सेकंड वाले के लिए सोचो तो क्या आएगा बताओ 1,√3, और क्या आ जाएगा बोलो 1,-√। ठीक है। अब आप थोड़ा सा फंक्शन का जो मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ाया था उसको रिकॉल करो, तो उसके अंदर में वाज इट अलाउड कि दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट कंपोनेंट हो? नहीं। तो इस टाइप का बिहेवियर जिस जिस इक्वेशन का होगा ना, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग फंक्शन, और इस टाइप का बिहेवियर जिसका जिसका होगा दे आर रिप्रेजेंटिंग फंक्शन। ये चीज आज के बाद में आपको याद रखना। दुनिया का कोई भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर ऐसा बिहेवियर है उसका कि एक एक्स का वैल्यू डालने से दो दो वाई का आंसर आ रहा है, दोज इक्वेशंस दे आर नॉट फंक्शंस, दे आर जस्ट रिलेशंस। ठीक है। लेकिन वो इक्वेशंस जिसमें एक एक्स डालने से आंसर में आपको एक ही वाई मिल रहा है, उस टाइप के इक्वेशंस को यू कैन डिक्लेयर एज व्हाट फंक्शंस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। और एक खास चीज देखो कि सिंस वी ऑलरेडी नो कि हमेशा हम इक्वेशन के अंदर में अनटिल अनलेस इट इज मेंशन्ड, हम क्या है कि x को क्या मान के चलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या मान के चलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देयर इज अ सिंबल दैट वी विल यूज वेरी फ्रीक्वेंटली कि y को यू कैन रिप्लेस बाय fx लाइक दिस। आप y लिखो चाहे f, इसको f ऑफ x पढ़ा जाता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को हम सेम मान के चलेंगे। जैसे हमारा ये वाला इक्वेशन क्या था बताओ, y इज इक्वल्स टू बोलो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था ना। तो इसको मैं अगर चाहता तो मैं लिखता f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और साइड में चाहता तो मैं y भी चिपका देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये fx लिखा रहे ना लिखा रहे, आपको अगर लगता है कि आपको जरूरत है, आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, तो आप y के साथ में f ऑफ x का सिंबल इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं आज के बाद। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। मेरे को फटाफट फर्स्ट डेफिनेशन एक बार रिमाइंड करा, उसमें क्या था। मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में छूटना नहीं चाहिए, और फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि एक्स और वाई का ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स का एक वैल्यू डालने से वाई का एग्जैक्टली एक आंसर मिले मेरे को, वो फंक्शन होगा, और जिसमें एक वैल्यू डालने से मेरे को मल्टीपल आंसर्स मिले वाई का, वो फंक्शन नहीं होगा। और वाई के जगह पर हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। इमेज प्री इमेज का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सपोज करो कि 5,10 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो 5 विल बी प्री इमेज ऑफ 10 एंड 10 विल बी इमेज ऑफ 5। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ पे? इसको एक बार रीड कर लो आप। अच्छा एक बार और इसको थोड़ा पढ़ के हम समझने का ट्राई करते हैं, वैसे समझा दिया मैंने आपको। ठीक है। देखो यहाँ पे एनी इक्वेशन इन व्हाट एक्स एंड वाई
such that on putting one values of x in it we get exactly one value of y from it is called function। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको यहां पर दिखा दी कि अगर एक x डाल के आपके पास में y का दो वैल्यू आया ना, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय यू विल सी कि दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाएगा, जो फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन का क्राइटेरिया ही नहीं है। आया बात समझ? तो जहां कहीं पर भी x का एक वैल्यू डाल के y का दो दो आंसर आ रहा होगा, दोज इक्वेशंस आर नॉट फंक्शन फॉर यू। और जहां पर x का एक वैल्यू डाल के y का एक आंसर आ रहा होगा, दोज फंक्शन मतलब दोज इक्वेशंस आर फंक्शन फॉर यू। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल में हो गया। और उसके बाद में मैंने ये भी चीज आपको बता दिया कि y के जगह पर आप कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, बताइए, f ऑफ x। उसके बाद में कुछ इक्वेशंस है, यू नीड टू जज कि फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। y इक्वल्स टू 2x फंक्शन होगा, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ये भी फंक्शन होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब x का कोई भी वैल्यू डालो, 1 डालो 1 आएगा, 0 डालो 0 आएगा, -1 डालो तो भी 1 आएगा। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह सकता है, मैं यहाँ पर जानबूझ के आपको -1, 0 और 1 का कहानी सुना देता हूँ। इसमें y का आंसर कितना रहेगा 1, इसमें y का आंसर कितना रहेगा 0, इसमें भी y का आंसर कितना रहेगा 1। इसको जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, -1, 1 और बोलो, 0, 0 और बोलो, 1, 1, 1, 1। ठीक है, इसमें भी आप देखो कि अगर कोई सेम हुआ तो वो सेकंड कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट से तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं, कोई खतरा है ही नहीं। हम खतरा किससे है, फर्स्ट कंपोनेंट से। फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम नहीं हुआ ना अपनी। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल? ये की बात है, जी ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स ज्यादा प्रिविलेंट है। ठीक है, ज्यादा चलता है ये चीज। चले आगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि अगर इस टाइप का इक्वेशन, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 डालने से आपको y का कितना आंसर मिलेगा 2, और जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट आपको सेम दिख जाएगा, इसीलिए ये फंक्शन नहीं। क्लियर मेरे ख्याल? अब वहां पर पिछले वाले डेफिनेशन में डोमेन का अंडरस्टैंडिंग क्या था, collection of all the first components, and since it is mandatory for all the elements of first set to appear as elements of first component, ठीक है ना, therefore घुमा घुमा के लास्ट में ये पता चले कि पूरा फर्स्ट सेट ही मेरा डोमेन हो। ठीक है, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, और कोडोमेन मतलब द सेकंड सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर क्या है कि रेंज और डोमेन का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इक्वेशन के फॉर्मेट। इक्वेशन के फॉर्मेट में डोमेन का मतलब हो जाता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड रेंज का मतलब हो जाता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज करो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक सिंपल सा इक्वेशन है, लेट से एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का आप इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आप सब कुछ ही डाल सकते हो। कोई भी x का ऐसा वैल्यू दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको इसमें डालने से सॉल्व करने में इश्यू आएगा। क्लियर है ना? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बोलो, डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज का अगर मैं बात करूं तो डोमेन का मतलब हो गया कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x व्हिच यू आर अलाउड टू पुट इन द इक्वेशन। इसमें यू आर अलाउड टू पुट एवरीथिंग, देयरफॉर योर डोमेन इज आर। ठीक है, एंड रेंज का मतलब है कि आफ्टर पुटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम द डोमेन इन द इक्वेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट यू आर सपोज टू गेट। मतलब डालने के बाद में, डोमेन का सारा नंबर डालने के बाद में सॉल्व करके जितना y का अलग अलग आंसर आ सकता है, उन सारे आंसर का कलेक्शन जो है वो आपका रेंज है। तो इसमें आप डाल तो सब कुछ सकते हो, लेकिन आने में स्क्वायर होने के बाद में नेगेटिव नंबर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब आप y के आंसर्स पे एक्सप्लोर करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो कौन सा आंसर आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। 0 से लेके इंफिनिटी तक का सारा पॉजिटिव नंबर एज आंसर आ सकता है, लेकिन 0 के पीछे का कोई भी नंबर एज आंसर नहीं आ सकता। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ, 0 इंक्लूडिंग वहां से लेके इंफिनिटी। ये अंडरस्टैंडिंग है डोमेन रेंज का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वेशन। अब कोडोमेन यहां पर हमको नहीं पता, कोडोमेन वो एग्जामिनर अगर हमको देगा तो हमको पता चलेगा, और नहीं देगा तो हमको नहीं पता चलेगा। मान लो कि एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो कोडोमेन मेरा पूरा रियल नंबर हो गया यहाँ। रेंज लेकिन उन नंबर्स का कलेक्शन जो एज आउटकम अपीयर हो रहा है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक सिचुएशन में पुट ऑन कर रहा हूं, आप थोड़ा सोच के जवाब देना है इसका। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट मी पुट एक्स क्यूब। अब आप बताओ डोमेन क्या होगा इसका, अभी भी रियल नंबर। हाँ, तो रियल नंबर में तो माइनस इन्फिनिटी भी आ ही रहा है। ठीक है, तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा बताओ, पूरा रियल नंबर। रेंज के बारे में सोचो इस बार। जैसे पिछले बार नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता था क्योंकि स्क्वायर था, इस बार तो क्यूब है तो नेगेटिव नंबर्स भी आ सकता है। इस बार रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इज इक्वल्स टू, वो भी आपके लिए आर हो जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया? क्लियर है? एक आधा क्वेश्चन जस्ट फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। मान लो कि y इज इक्वल्स टू 1/x, कैन यू टेल मी कि डोमेन क्या होगा इसका?
आर माइनस जीरो। वाई आर माइनस जीरो? क्योंकि जीरो यदि आप ले लिए ना एक्स का वैल्यू, उस केस में वाई सॉल्व करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। 1/जीरो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये फील है डोमेन का विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशंस, कि जब भी आप इक्वेशन वाले फॉर्मेट में फंक्शन को स्टडी कर रहे हो तो डोमेन का अंडरस्टैंडिंग होगा दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको डालने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट सम वाई फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्स का ऐसा वैल्यू है जिसको सॉल्व करने पे आपको वाई का आंसर नहीं मिल पा रहा है, उस एक्स के वैल्यू को यू विल नॉट इंक्लूड इन योर डोमेन। एंड रेंज का अंडरस्टैंडिंग है कि डोमेन में से सारा नंबर उठा के डालो और डालने के बाद में जो है वो आप देखो कि y का क्या क्या आंसर आ रहा है, तो जो भी y का आंसर पॉसिबल है वो सारा का सारा आपका रेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको 11th का थोड़ा सा याद हो तो रेंज निकालने के लिए हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, x इक्वल्स टू 1/y के फॉर्मेट में देख लेंगे इसको, और वापस से y कौन सा वैल्यू अटेन नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, r माइनस जीरो। तो रेंज भी काइंड ऑफ क्या क्या आपका r माइनस जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि डोमेन और रेंज हमेशा आपका सेम है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो डोमेन वाज r बट रेंज वाज 0 टू इन्फिनिटी, इसमें डोमेन रेंज सेम था और इस क्वेश्चन में भी डोमेन रेंज काइंड ऑफ क्या हो गया, सेम। इक्वेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में कोडोमेन कभी आप ढूंढ नहीं पाओगे, कोडोमेन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, ठीक है। कोडोमेन हमेशा एग्जामिनर को देना पड़ेगा। हाँ, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट है तो उसमें कोडोमेन आप इजीली मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते, इसमें लेकिन अलग से चला के हमको बताना पड़ेगा। चलो आगे। उसके बाद में देखो इसको, यहाँ देख लो, यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, पढ़ लो एक बार। डोमेन का मतलब इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई इक्वेशन रहेगा is any function then its domain means the collection of all values of x for which we get a real y। फिर रेंज का मतलब it is collection of all possible values of y obtained from a function after putting all values of x from the domain in it। and कोडोमेन का मतलब हो जाएगा कि ये function is defined from some set a to some set b, then b is called as what, कोडोमेन of the function, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इमेज पर इमेज का नोटेशन का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि मान लो कि ये कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 5x, और ऑब्वियसली ये फंक्शन होगा क्योंकि कोई भी x का वैल्यू डालोगे तो कितना y मिलेगा आपको, एक एक y ही मिलेगा, तो इट इज अ फंक्शन। अब अगर आप x इक्वल्स टू 2 इसमें डालते हो तो y इक्वल्स टू सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको, 10, ठीक है। तो इसमें 2 क्या हो गया आपका, ये पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट बना देता हूँ आप। अगर x का 2 डाला है और y का 10 आया है तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में ये क्या होगा, 2, 10 ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी बिलोंगिंग टू f, ठीक है ना। तो 2 को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, प्री इमेज। 10 को क्या बोलोगे आप, इमेज। 2 किसका प्री इमेज, 10 का। 10 किसका इमेज, 2 का। ये चीज क्लियर होना चाहिए आप, ठीक है। इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर दिस विल बिलोंग्स टू दिस एंड हियर 2 विल बी कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ 10 एंड 10 विल बी कॉल्ड एज इमेज ऑफ 2, ठीक है। नोट को भी एक बार देख लो कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 इज एनी फंक्शन, एंड कोई अगर बोलता है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x के जगह पर 5 डालने से y का आंसर में क्या आया होगा, 15। ये अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहना चाहिए कि f में 5 डालने से आंसर क्या आया होगा, 15 पक्का। तो ही फिर ऐसा हो सकता, ठीक है। और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, चलेगा मेरे ख्याल में। तो यहां पर आके सेकेंड डेफिनेशन का भी सारा पोस्टमार्टम हमने कर दिया। अब एक थर्ड डेफिनेशन भी, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं एंड देन आज की क्लास को रैप अप करें, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल में सब कुछ। अब देखो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है ग्राफ वाला पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज करो कि मैं 2-3 ग्राफ बनाता हूं, मान लो कि एक ऐसा और मान लो कि ये ऐसा, पहले सर्कल टाइप बना देते, मान लो कि ऐसा कुछ, फिर सपोज करो कि ऐसा, उसमें ऐसा कुछ, फिर सपोज करो कि ऐसा और उसमें ऐसा कुछ। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा ग्राफ ऐसे रैंडम ग्राफ, तो कैसे जवाब दोगे आप, कौन सा, ये वाला रैंडम है, ये रैंडम है, और ये सुन, ग्राफ दिखा के कोई अगर आपसे पूछे ना कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का और कौन सा ग्राफ एवी है, ठीक है, तो उसके लिए होगा, अब मुझे लिखने दो, वर्टिकल लाइन टेस्ट। सुनो सुनो सुनो, अभी अब झगड़ा नहीं, मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। ऐसा भी सिचुएशन आपके पास में आ सकती है कि रैंडम कोई ग्राफ वगैरह बना के दे दिया, और बना के देने के बाद में आपको बोला कि बताओ यार आपके हिसाब से कौन सा इसमें से फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा ऐसे फालतू ग्राफ। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि आप अपने ग्राफ पे जितना चाहो उतना वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करो,
सुनना ध्यान से, हाँ? जितना चाहो उतना वर्टिकल लाइंस ड्रॉ, और एक भी वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है तो वो फंक्शन नहीं। एक भी वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है तो वो फंक्शन नहीं। और अगर आपका ग्राफ ऐसा है कि जितना ही लाइन चाहो बना लो, कोई बात नहीं, सारा लाइन ग्राफ को एट मैक्स एक ही पॉइंट पे काट पा रहा है तो वो फंक्शन है। अब इसका भी बहुत ही प्रॉपर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा प्लीज ध्यान से सुन। अब सुनेंगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा, मजा भी बहुत आएगा। मान लीजिए कि ये है, अब ये क्या है कि ग्राफ को कितने पॉइंट पे काट दिया बताओ, 2 पॉइंट पे काट दी। सपोज करो कि ऐसे रैंडमली ले रहा हूं कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ रहा होगा, मान लो कि ऐसे बोल देता हूँ 2 रहा हो, तो मान लो कि यहाँ पर जब कटा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स से 2,4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मान लो कि 2,-6। ठीक है ना? तो इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स अगर मैं फिर से ऑर्डर्ड पेयर वाला कलेक्शन बनाऊं, उसके अंदर में 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है और सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट है। फंक्शन में ये अलाउड था कि नहीं अलाउड? नहीं अलाउड था, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जिस सिचुएशन में सारा वर्टिकल लाइन मान लो कि एक एक पॉइंट पे ही काट रहा है, तो इसके पॉइंट्स को जब आप ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो सारी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट आपको अलग अलग मिलेगा। किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा। और अगर किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए ये ग्राफ फंक्शन का होगा, ये ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, इसका जज करो, ये भी फंक्शन का नहीं होगा। हाँ, ये पैराबोला है लेकिन फंक्शन नहीं है पैराबोला। कर तो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो 3 डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, फटाफट मेरे को एक बार रिपीट करा दो। पहला डेफिनेशन क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर सबसेट काट रहे हो तो फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट एग्जैक्टली एक एक बार आना चाहिए, नोबडी शुड बी रिपीटेड, नोबडी शुड बी मिसिंग। अगर ऐसा हुआ तो वो सबसेट आपका फंक्शन हो जाएगा, और नहीं तो इट विल जस्ट बी अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। उस सिचुएशन में डोमेन का मतलब, डोमेन का बेसिक डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, लेकिन फंक्शन के खुद के डेफिनेशन की वजह से इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना? देयरफॉर डोमेन आपका क्या हो जाएगा, पूरा फर्स्ट सेट। रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, कोडोमेन मतलब सेकंड सेट। ठीक है मेरे ख्याल में? फिर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेकंड कंपोनेंट का प्री इमेज है, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट का क्या है, इमेज। क्लियर मेरे ख्याल में? सेकंड डेफिनेशन में क्या था? इक्वेशन वाला डेफिनेशन, एनी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, जिसमें एक एक्स का वैल्यू डालने से वाई का कितना आंसर आना चाहिए, एक आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन। जिसमें एक एक्स डाल के 2 वाई आ गया वो फंक्शन नहीं होगा। फिर वाई के जगह पर और क्या यूज कर सकते हो आप, एफ एक्स। डोमेन का मतलब क्या है उस सिचुएशन में, all possible values of x that I can put in the equation after which I can solve and get some y for it. अगर कोई ऐसा x है जिसको डालने से y not defined हो जा रहा है, then that number cannot be part of my domain. What was the range? Collection of all possible values of y that I will obtain from the equation after putting all the values of x from the domain in the equation. What was codomain? Codomain has to be given in those questions. मतलब हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। और लास्ट अंडरस्टैंडिंग है ग्राफ कि अगर आपके पास में ऐसे रैंडम कोई ग्राफ है तो उसमें आप बहुत सारा वर्टिकल लाइन बनाओ, और अगर एक भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट लिया तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है? और अगर सारा वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली एट मैक्स कितने पॉइंट पे काट पा रहा है, एक एक पॉइंट पे, तो फिर वो फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर मेरे ख्याल में? एक लास्ट इस नोट को आप रीड करें, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन, any graph that can be cut by a vertical line at only one point will be called as function, but if any vertical line cuts the graph at 2 or more points then it will not be a function. क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आज यहाँ रैप अप करें।